इसमें सम टर्म्स आएगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आप लोग को डिफिनीशन की जरूरत शायद ना हो, समझ लीजिएगा सिर्फ सिस्टम एंड सराउंडिंग। कहते हैं एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इन विच वी ऑब्जर्व द चेंजेस इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज कॉल्ड एज सिस्टम। यूनिवर्स का वो सब कुछ जिसमें हम लोग चेंजेज ऑब्जर्व करेंगे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करेंगे, उसको कह देंगे सिस्टम। जैसे हमने इसमें टेम्परेचर दिया, हीट दिया और ये मैकेनिकल प्रकटन किया, है ना, इसमें प्रेशर दिया और प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम बढ़ाया, ये सब जो क्वांटिटीज है इसका चेंजेज इस इमेजिनरी बाउंड्री के अंदर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, है ना, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ऑब्जर्व करेंगे, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ऑब्जर्व करेंगे, तो इसको हम लोग सिस्टम कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सराउंडिंग, है ना, इसके अलावा यूनिवर्स का सारा पार्ट सराउंडिंग होगा, है ना। जैसे घड़ी, घड़ी भी एक सिस्टम है, क्योंकि उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर किया गया है। और देखिए सेकंड का काटा अभी वो भागते जा रहा है, दैट इज मैकेनिकल प्रकटन हो रहा है। तो केमिकल एनर्जी इसका खत्म, तो मैकेनिकल प्रकटन होना भी बंद हो, है ना। तो जहां पर भी आप एनर्जी देते हैं और उससे एनर्जी कुछ निकलता है, वो सिस्टम कहलाता है। आपका बॉडी खुद ही एक सिस्टम है ना, और खुद ही आप एक भारत 13 सिस्टम से मिलके बने हैं, जिसमें स्केलेटल सिस्टम, इंट्रूमेंट्री सिस्टम, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब सिस्टम ही तो है। 11-12 गो सिस्टम मिल करके एगो सिस्टम इंडिविजुअल का बना है। अर्थ भी एक सिस्टम है, बिना सनलाइट के अर्थ भी ना चलेगा, अर्थ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो कोई एनर्जी का बदलाव यदि ऑब्जर्व होता है, वैसे सारे चीज को एक सिस्टम ही कहते हैं, है ना। ये कोचिंग भी हमारा एक सिस्टम ही है, आप इसमें एनर्जी देते हैं, पैसे के रूप में एनर्जी देते हैं, हम खाते पीते और पढ़ाते हैं, आपको प्रकटन होता है ना। तो सब सिस्टम ही है, मतलब एक इमेजिनरी चीज है जिस पर आप चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और सराउंडिंग, उसी का सराउंडिंग, ऐसा नहीं है कि आपके सराउंडिंग में फिलहाल अमेरिका नहीं है तो अमेरिका आपका सराउंडिंग नहीं है ना। नहीं देखते हैं वो कश्मीर में, उधर में बर्फ उर्फ पड़ता है, ठंडा बिहार में आ जाता है, तो सराउंडिंग तो है ही है, उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होता है, इस बाउंड्री का दो ही नेचर हो सकता है, आइदर ये इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर हो, है ना। इसको डाइथर्मिक बाउंड्री कहते हैं या फिर एडियाबैटिक बाउंड्री कहते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्री कहते हैं, है ना। ठीक है, लिखे हैं कि गलत है, ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है। सिस्टम और सराउंडिंग सेपरेटेड थ्रू बाउंड्री। डाइथर्मिक का मतलब है कंडक्टर से, एडियाबैटिक का मतलब है इंसुलेटर से, ठीक है। फिर सिस्टम तीन तरीके का होता है, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज्ड सिस्टम, और एक आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक कप में चाय रखा हुआ है, तो ये एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, इसके वेपर्स बाहर होंगे, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, साथ में टेम्परेचर भी निकल ही जाता है, तो मैटर एज वेल एज हीट एनर्जी बोथ ट्रांसफर, हीट एनर्जी एज वेल एज
यही ऐसे पूछेगा सर कि और एक आध को फेनोमेनन बता दीजिए, तो इवापोरेशन जितना भी फेनोमेनन में होता है, इवापोरेशन सब ओपन सिस्टम में है ना। समुद्र वगैरह का पानी हमेशा इवापोरेट करते रहता है, ओपन सिस्टम में तो है। क्लोज सिस्टम, एक चाय ऐसे केतली में बंद कर दिया जाए कि चारों तरफ से ही बंद रहे। यहाँ भी चाय बेचने वाले को देखे होंगे आप, है ना, ढक्कन क्लोज्ड, यहाँ से निकलता है, इसमें भी वो कैप ठूस देता है ना, ये भी बंद है पूरा। ठीक है, ये चाय इसके अंदर रखा हुआ है, ये सिस्टम क्लोज है। कहने का मतलब है कि हीट एनर्जी का ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं। तो यदि मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो सिस्टम को क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। जितने भी इंजन्स बने हुए हैं गाड़ी में, सब क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। जो आप देखते होंगे गाड़ी का सिलेंडर लिखा रहता है, सीसी लिखा रहता है, 150 सीसी, 250 सीसी, देखे होंगे ना। आ, भाई कि आप बुलेट लेने वाले हैं तो कितना सीसी का है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। और उसमें जो 200 250 सीसी रहता है, उसका क्या मतलब है, तो वो यहाँ पर मतलब आपको समझाते हैं। हर इंजन में एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है, ठीक है। ये सिलेंडर में हॉट वेपर्स कितना आ सकता है एक बार में, है ना। जैसे इसमें 2 बूंद पेट्रोल जाएगा और ये 2 बूंद पेट्रोल के हॉट वेपर्स बनेंगे, तो हॉट वेपर्स बनने के बाद ये हॉट वेपर 110 सीसी का बनेगा, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम लिखा रहता है एक्चुअली में, सीसी का मतलब है सिलेंडर का वॉल्यूम, कि गाड़ी में जो सिलेंडर है उसका सीसी कितना है, तो 110 सीसी मतलब 110 ml हॉट वेपर बनेगा एक बार में। और ये हॉट वेपर इस पिस्टन को धक्का देता है, और ये पिस्टन थोड़ा ऊपर उठेगा और फिर थोड़ा नीचे जाएगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन इसके अंदर होता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और इससे जुड़ा रहता है एक क्रैंक शाफ्ट, और इसी क्रैंक शाफ्ट से, क्रैंक शाफ्ट को ये रोटेट कराता है, जिस घूम जाने की वजह से ये एक्सल से जुड़ा रहता है, एक्सल में चक्का लगा रहता है और चक्का घूमना शुरू कर देता है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन को रोटेटरी मोशन में एक मशीन चेंज कर देता है, इसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट। अब हर गाड़ी में जो है ना, बाइक में खराबी कितना दूर का होता है, बस ये तीन ही चीज, जिससे गाड़ी चलेगा नहीं, मतलब कि माइलेज कम देगा, स्टार्ट नहीं होगा, ढकर ढकर करेगा, बाकी सब तो बॉडी है, सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, ये मेन मेन चीज है। और ये एक क्लोज सिस्टम का एग्जांपल, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में थर्मोफ्लास्क के अंदर चाय रख देते हैं, है ना। चाय इसके अंदर है, थर्मोफ्लास्क के अंदर है, जहां से हीट एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं करेगा और मैटर भी ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम कह देंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। सो जितना दिख रहा है उतना लिख दो फोटो में, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सराउंडिंग का मतलब हो जाता है वातावरण, आपका वातावरण, माहौल जिसको बोलते
लिख दिए। आइसोलेटेड सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं होता है। थर्मोफ्लास्क में चाय आइडियल एग्जाम्पल है, ये कॉन्सेप्ट ही आइडियल है, क्योंकि हीट एनर्जी यदि इससे लॉस नहीं होता तो दादाजी जो चाय बनाए थे होता पीता है ना। जब हीट एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा है, हम लोग एक एक चम्मच निकाल के सबको पिलाते हैं, देखो दादाजी कितना बढ़िया चाय बनाते थे। लेकिन ये 2-4 घंटे के लिए तापमान को रोक पाता है, इसलिए सिस्टम कैसा ही है, आइडियल। कंसेप्ट क्या है, आइडियल, नॉट। पढ़े थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां पे आइसो का मतलब सेम होता है बच्चा, और थर्म का मतलब टेम्परेचर। प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पे हो, यदि प्रोसेस सेम टेम्परेचर पे है इसका मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। एग्जाम्पल बॉयल्स लॉ पढ़े हैं पहले, पीवी बराबर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट था। दूसरा आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसो का मतलब सेम और बार यूनिट है प्रेशर का, यानी डेल्टा पी बराबर जीरो। एग्जाम्पल चार्ल्स लॉ, वी बाई टी बराबर कांस्टेंट। तीसरा प्रोसेस जो सेम वॉल्यूम पे हो, डेल्टा भी बराबर जीरो। पी बाई टी बराबर कांस्टेंट। और इसमें एक चौथा आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें कांस्टेंट हीट एनर्जी।
डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। बड़े देखो, चार प्रोसेस लिखे, ABCD, है ना। A से B कहा जाएगा कैसा प्रोसेस है, तो यहां से देखते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बदल रहा है ना। तो A से B आइसोबैरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम बदला है, डेल्टा भी बराबर पॉजिटिव हुआ है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम, है ना। V2 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 भी हो सकता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, है ना। कौन सा लॉ काम कर रहा है, तो चार्ल्स लॉ काम कर रहा है। B से C वॉल्यूम सेम है, आइसोकोरिक, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी सेम ही है, आइसोथर्मल प्रोसेस, कुछ हुआ ही नहीं है, बस प्रेशर डिक्रीज कर गया, है ना। C से B आइसो बारिक प्रोसेस, डेल्टा भी निगेटिव है इसका, C से D, है ना। डेल्टा भी निगेटिव है मतलब कॉम्प्रेशन हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज किया, कॉम्प्रेस्ड हुआ। यहाँ वॉल्यूम पॉजिटिव लिखने का मतलब था एक्सपेंशन हुआ है ना। और होना भी चाहिए था, क्योंकि T2 T1 जो है लेस है T2 से, तो टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घट जाए, कॉम्प्रेशन हुआ है। और D से C, D से अब बचा कौन, D से A, D से A आइसोकोरिक, प्रेशर सिर्फ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा हो।
जल्दी। हो गया। हो गया। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इधर प्रेशर रहता है इधर वॉल्यूम रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे ही होता है क्या, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। ऐसे ही होगा। इसको बोला जाता है पीवी आइसोथर्म, है ना। और यहीं से थोड़ा ग्राफ और नीचे यदि ले लेते हैं ना, तो वहां से वहां तक सटा कैसे, तो थोड़ा सा आगे पढ़ना है। एक और पीवी का रिलेशन, एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है ना। पी इंटू भी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो भी का पावर गामा है, और गामा 1.3 1.4 1.6 आने से वॉल्यूम से ज्यादा होता है ना। तो ये यदि प्रोसेस आइसोथर्मल का होता है, तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक का होता है ना। ये प्रोसेस एडियाबैटिक का, तो भी का पावर क्या है गामा, तो इसका मैग्नीट्यूड एक से ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो आइसोथर्मल वाला ग्राफ ऊपर आता है, एडियाबैटिक वाला ग्राफ नीचे जाता है। तो यदि इस तरह के ग्राफ में प्रोसेस ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसे जैसे हो रहा था,
ऐसा कोई ग्राफ दिखा रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ में इसका मतलब हो जाता है प्रोसेस एडियाबैटिक। टेम्परेचर ऊपर में लिखा ही रहेगा T1 T2, लेकिन ये जो चेंजेस दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक जो चेंज दिखाई दे रहा है इस तरह का ग्राफ है। तो आपको ग्राफ क्या बता रहा है, ये कैसा चेंजेज होगा प्रोसेस का, एडियाबैटिक चेंजेज होगा। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यही ना दिखाई दे रहा है। तो इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलेंगे। और यही ग्राफ यदि यहाँ से शुरू होकर के वहां जाएगा तो कंप्रेशन भी तो हो जाएगा। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, वो एरो देख करके आएगा। जैसे ये प्रोसेस यहाँ पे वॉल्यूम पे और यहाँ वॉल्यूम पे, और प्रोसेस हमने नाम दिया हुआ है कि ए से हो गया बी, बी से हो गया सी, सी से हो गया डी, डी से हो गया ई, ई से हो गया ये। तो डीई का प्रोसेस कैसा है, तो डीई का प्रोसेस एडियाबैटिक है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का ऐसा ग्राफ तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक में आता है। और मान लो टेम्परेचर T1 T2 ऊपर लिखा हुआ है, टेम्परेचर वेरिंग, प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं एडियाबैटिक, और टी से ही जो हुआ है एडियाबैटिक होगा। अब इसके साथ में जोड़ना पड़ता है कि भाई कंप्रेशन हुआ है कि एक्सपेंशन हुआ। तो टी में वॉल्यूम ज़्यादा है और ई के पास वॉल्यूम कम है, तो कंप्रेशन हुआ, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक के बाद हम आपको सिखाएं इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इफ V2 is greater than V1, adiabatic expansion, isothermal compression, if V1 is less than V2। लिखिए जल्दी से। बाकी ये सब प्रोसेस कौन सा होगा ये तो देख लिया, उसमें एक नया ये आ जाता है, या यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था, ऐसे
लिखे। क्या हो गया? वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो गया बताओ ना। हाँ तो क्या दिक्कत है बताओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ लगेगा तब ना कुछ बताएंगे। अच्छा तो हमको लग रहा है ठीक ही लिख दिए हैं। तुम बताओ कि कहाँ पर क्या लग रहा है तुमको। कंप्रेशन का मतलब हो गया ना, कंप्रेस। कौन बड़का चीज समझा यार, कंप्रेस एक्सपैंड। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होना है। वॉल्यूम डिक्रीज ही तो हो रहा है, V2 V1 कम ही तो गया है। तो V1 इज लेस टू ग्रेटर, एक्सपैंड कर गया मतलब V2 बढ़ा है। नहीं समझेगा तो भोजपुरी में बोलेगा फूल गया पचक गया, और क्या। एडियाबैटिक फुलाव, एडियाबैटिक पचकाव। कंप्रेशन एक्सपेंशन क्या कहें। एक सवाल इस पे और बन रहा था, अभी दिख नहीं रहा है। कभी एक सवाल वो आईटी में आया है बचपन, हीटिंग और कूलिंग, हीटिंग कूलिंग कूलिंग हीटिंग ऐसे करके ऑप्शन बनाता है। कूलिंग हीटिंग हीटिंग कूलिंग। हाँ दिखा है, ऐसा ही ग्राफ बना रहता है। हीटिंग कूलिंग कूलिंग हीटिंग ऐसे करके लिखा रहता है, तो उसको पकड़ना रहता है। फिलहाल तुमको दिख नहीं रहा था, ऐसे बता देते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हीटिंग कूलिंग का। अब प्रोसेस आइसोबैरिक, नहीं कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, बिना हीट किए थोड़े बढ़ जाता होगा क्या। ये जो अंदर का एक फिनोमेनन हो रहा है ना, समझो ना, हम ऐसे समझाते हैं। यही इसी में पूछा हुआ है, हीटिंग कूलिंग कूलिंग हीटिंग हीटिंग कूलिंग हीटिंग कूलिंग, ऐसे चार में कहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो समझो जब ए से बी में हम जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ जा रहा है। वॉल्यूम ऐसे ही कैसे बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा होगा। तो हीटिंग, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है हीटिंग। क्या है? एक तो वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता था प्रेशर घटा करके, लेकिन यहाँ प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है। यहाँ देखिए वॉल्यूम सेम रह गया, प्रेशर डिक्रीज कर गया। जब प्रेशर घट जाए और वॉल्यूम घटे ही नहीं, है ना, तो क्या हो सकता है? कूलिंग नहीं, ठंडा ही होगा। सी से डी, अच्छा रहने दीजिए इसको, थोड़ा और आगे बता के काम करेंगे, रहने देते हैं, क्वेश्चन ला ही के काम करेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट यही है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है टेम्परेचर की वजह से, गर्म करना पड़ेगा, और ठंडा हो जाता है। तो गर्म ठंडा थोड़ा सा एडियाबेटिक और पढ़ लेते हैं ना, तो बात तब करते हैं, ठीक है रहने दीजिए। ये तो समझ गया एडियाबेटिक, और ऐसा वाला लाइन को एडियाबेटिक क्यों कहते हैं, है ना। वो हमेशा ये समझ में आता थोड़ा कम है कि ऐसे जब होता है तो उसको एडियाबैटिक कूलिंग या एडियाबैटिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन ही कहा जाता है। सीधा ऐसे ऐसे है तब तो उसको कहा जाता है आइसोबारिक आइसोकोरिक जो भी है। नेक्स्ट, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन।
स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। देखो, ऐसा कोई थर्मोडायनामिक क्वांटिटी जिसका चेंज होने के लिए स्टेप्स पे डिपेंड ना करे, स्टेप्स पे डिपेंड ना करे। देखिए जैसे ये भाई साहब, ये भाई साहब इस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाएंगे यहाँ, और ये भाई साहब यही कम्मा को लिफ्ट पे चढ़ के यहाँ पे चले गए। और यहाँ उतर भी गए, अरे उतर भी गए। अब ये भाई साहब की और ये भाई साहब की पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ इनकी mgh, यहाँ पहले mgh बराबर 0 जो कि ग्राउंड पे थे, mgh बराबर 0, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बदल गया। हाउ द चेंज अकर, इस पर डिपेंड कर रहा है क्या? सीढ़ी से गया तो उसका अलग एनर्जी होगा, इसका अलग होगा क्या? कि दोनों का हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होगा, चाहे कोनो पाथ फॉलो करे क्या, चाहे पाइपों के थ्रू चढ़ के चल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी तो बराबर ही रहता है। तो ऐसे को कहते हैं स्टेट फंक्शन। अब ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को यहां पहुंचाना है। तरीका ये कि इसको धक्का दे करके यहाँ पे पहुंचा दें, लेकिन कोई धक्का ऐसे देने लगेगा, कोई धक्का ऐसे देने लगेगा, दुगो पुतरू खेल के कहेगा ना हम ऐसे ही से ढकेल ढकेल के जाएंगे, खड़े बैठ के, है ना, ससार ससार के लेके जाते। चल तो जा ही सकता हूँ वहां पे, लेकिन कैसे कौन ले जाएगा, इस सब के मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन चेंज नहीं है। चेंज क्या, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। कितना डिग्री पे फोर्स लगा रहा है ना, कोई सीधा ऐसे फोर्स देते रहे वहां जा ही नहीं रहे रे, हम तो बड़ी ताकत लगा रहे हैं, जिंदगी भर लगाते जाओ वहां कहीं ना जाएगा। तो वर्क डन पाथ फंक्शन, हीट और वर्क पाथ फंक्शन, है ना, बहुत पाथ पे डिपेंड कर जाता है कि हाउ द वर्क इज डन। खाली अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं, हाउ द वर्क इज डन इस पे भी डिपेंड करता है। यानी वर्क डन का जो चेंजेज होता है वो कैसा फंक्शन है, पाथ डिपेंडेंट, दैट इज पाथ फंक्शन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट स्टेट फंक्शन है। दोनों एक के जैसा लगता है, इसीलिए लाना के खड़ा करना साथ में जरूरी था कि वर्क डन पाथ फंक्शन है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी चेंज, इंट्रोपी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, ये सब स्टेट फंक्शन है। हीट और वर्क के बारे में याद रखना, पाथ फंक्शन है। टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है। कैसे टेम्परेचर में बदलाव किए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को गर्म करना था, कोयला जला के किए, लकड़ी जला के किए, गोबर जला के किए, गैस पे किए, इलेक्ट्रिसिटी से किए, कोई मतलब नहीं। टेम्परेचर पहले 25 था, अब 70, 80 या 100 है। हाउ द चेंज अकर्स डिपेंड नहीं किया। तो हीट और वर्क जो है ना पाथ फंक्शन है, और ये सब का चेंज होना स्टेट फंक्शन है। आने की वैसे थर्मोडायनामिक क्वांटिटी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है उसको कहता है स्टेट फंक्शन, और वैसा थर्मोडायनामिक क्वांटिटी जो हाउ द चेंज अकर्स पे डिपेंड करता है उसको कहते हैं पाथ फंक्शन, है ना।
जैसे आपका अमीर होना आजकल के कंसेप्ट में स्टेट फंक्शन हो गया है, लेकिन बाबूजी के समय में या दादाजी के समय का कॉन्सेप्ट पाथ फंक्शन था, बदल गया। अब कहता है कि अमीर हुआ ना चाहे चाहे जैसे हो जाए, उससे कोई मतलब ना है, पैसा अभी देखो ना कितना है ना। तो लेकिन पहले क्या कहते थे, ना ना कोई खराब काम करना नहीं, अभी भी लोग कहते हैं, जैसे हम लोग भी तो उसी पद्धति पे जीते हैं, पाथे फंक्शन पे हैं अभी ना भाई, गलत कुछ कर दें तो पैसा तो हो जाएगा लेकिन काम तो ठीक ना है। पाथ फंक्शन बना के रखा हुआ है ना, तो कोई सीधा स्ट्रेट फंक्शन पे उससे क्या मतलब कैसे, ये दोनों में अंतर है सिर्फ। तो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी डिफिनीशन से मतलब है जी, डिफिनीशन लिखोगे हमको लगता है ज़्यादा ही बढ़िया एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना, क्या एग्जाम्पल ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी है, बाकी समझा ही दिए, लिख देना। इसको क्या कहेंगे, पाथ डिपेंडेंट। हाँ, बोलने में आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बहुत। अब पाथ इंडिपेंडेंट, अरे एग्जाम्पल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, चेंज इन टेम्परेचर, पाथ डिपेंडेंट, हीट एंड वर्क। शॉर्टकट में थोड़े से जगह में सिरहिया जरूर बना दे, पाथ डिपेंडेंट के लिए। दो चार को सीढ़ी बनाने में क्या जाता है, ऐसे शुरू करके ऐसे 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 करके कुछ ऐसा कर, इससे तुमको समझ में आते रहेगा हमेशा कि पाथ डिपेंडेंट कौन चीज है, रास्ता दिखा दिए हैं। ऐसा कोई भी फेनोमेनन जिसके चेंज होने के लिए रास्ते की जरूरत नहीं है, स्टेट फंक्शन कहलाता है, कैसे भी चेंज हो जाए। सब में चेंज इन लगा हुआ है।
लिख दिए, पढ़ें। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो सुनना, जो प्रॉपर्टीज मास इंडिपेंडेंट होता है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। देखो, इंटेंसिव का सिंपल मतलब, कंफ्यूजन रहता होगा तुम लोगों को, हल्के में नहीं लेना। हम बता रहे हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हो, तो फलाना क्या था, फलाना क्या था, ऐसे करते रहते हो। सीधा तुकबंदी करो, इंटेंसिव, मास इंडिपेंडेंट। इन का तुकबंदी हुआ है। इंटेंसिव मास इंडिपेंडेंट, अमाउंट इंडिपेंडेंट, है ना। मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मास डिपेंडेंट, दूसरा अपने आप ही याद रहेगा ना। मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो मटेरियल कंटेंट पे डिपेंड ना करेगा, सिस्टम का जो मटेरियल कंटेंट होगा ना उस पर डिपेंड नहीं करेगा वो इंटेंसिव। जो सिस्टम में मटेरियल कंटेंट पे डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव, है ना। जैसे बात सिस्टम की करें तो सिस्टम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है इस पे डिपेंड नहीं करेगा इंटेंसिव, और जो मास पे डिपेंड कर जाए वो एक्सटेंसिव। प्रॉपर्टीज does not depends on material content of the system। कभी कभी कहता है ना कि एक सिस्टम को 5 भाग में काट दिए तो हर एक पार्ट का इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सेम होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सेम। तो मास इंडिपेंडेंट, जैसे एक सिस्टम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसको 5 पीस में काट दिए तो क्या टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा एक पीस का, कि वो 35 ही रहेगा। तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। यदि आप 10 भाग में टुकड़े टुकड़े में सिस्टम को काट देते हो, प्रॉपर्टीज फिर भी चेंज ना करे, प्रॉपर्टी डज नॉट चेंजेज अपॉन कटिंग द सिस्टम, डिवाइडिंग द सिस्टम। property does not changes upon cutting, dividing the system। विभाजित करने से सिस्टम की प्रॉपर्टीज में कोई अंतर ना आए। कहां सोच रहा है बच्चा, क्या सोच रहा है? बिया हो जाएगा, टेंशन नहीं।
बड़ा चिंता में था बैठ के। change does not change upon the cutting और dividing the system। जरा बताइए आप, डेंसिटी कैसा प्रॉपर्टीज? डेंसिटी बराबर होता मास बाई वॉल्यूम, कैसा प्रॉपर्टीज? ऐसे ही करता रहता है। ऐसे ही करता रहता है, इसीलिए तो बोल बोल दिए, ऐसे ही करता रहता है। जब तक ये एग्जाम्पल ना जाए दिमाग में तब तक के इसको समझने की कोशिश नहीं करता। जैसे सर बता रहे हैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव, आज तक ध्यान नहीं दिया, अब इशू ध्यान नहीं पड़ेगा इस पर। दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी को डिवाइड कर देने से वो इंटेंसिव बन जाता है। ठीक है, डेंसिटी एक इंटेंसिव क्वांटिटी, हालांकि इसमें मास सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा मास इसमें दिखाई दे रहा है, मास बाई वॉल्यूम, लेकिन ये इंटेंसिव है इसलिए कि जितना आप मास बढ़ा देंगे उसी हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, या मास घटा देंगे वॉल्यूम घट जाएगा, डेंसिटी सेम ही आएगा। एक समुद्र का पानी से बाल्टी निकाल लेंगे तो क्या बाल्टी के पानी का डेंसिटी और समुद्र के पानी का डेंसिटी अलग अलग आएगा? ये प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज अपॉन कटिंग और डिवाइडिंग द सिस्टम। उसी के लिए लिखे कि यदि कहीं डिफिनेशन इधर उधर हो जाए, एक लाइन से तो कहीं ना बनेगा ये सवाल, ये रहेगा आद मास इंडिपेंडेंट, और हम हमेशा पूछेगा जिसमें मास ऊपर रहना है या नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि ऊपर और नीचे दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़े घटेगा तो फिर इस क्वांटिटी में चेंज तो नहीं आएगा। जितना टर्म है कंसंट्रेशन मेजर करने का, मोलरिटी, मोल पर लीटर, नॉर्मलिटी, ये सब आपको दिखेगा। नंबर ऑफ मोल ऊपर है बढ़ेगा तो मोलरिटी बढ़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज कैसा है? इंटेंस है ना। पूरा एक टब शरबत बना लीजिए, मोलरिटी एक है, और उसको गिलासे गिलास 100 आदमी में बांट दीजिएगा, क्या मोलरिटी सबका बदल बदल जाएगा क्या? वो एक ही मोल पर लीटर, एक मोल पर लीटर वाला पार्ट सब में गया। तो जितने में, हम तो कहते हैं जितने में पर लग जाए सब इंटेंसिव है, जितने में पर लग जाए सब क्वांटिटी इंटेंसिव है। इफ, ये बाद में लिखेंगे, इतना लिख दिया ना। इधर लिखेंगे नोट में, लेट P and Q are extensive properties, then P बटा Q बराबर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। However, P plus Q, P minus Q, P गुना Q एक्सटेंसिव। ये बहुत बार आया है परीक्षा में, समझे, इसको इग्नोर नहीं करिएगा इस कॉन्सेप्ट को।
डेंसिटी से ही शुरू करो। डेंसिटी, मोलरिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शीशा का होता है। शीशे के टुकड़े का और शीशा का अलग अलग थोड़े ना होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड है फिर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि जानते हो क्यों? हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। मास, लेंथ, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, सब एक्सटेंसिव क्वांटिटीज। बाकी में दिमाग लगाते रहना है। लिख दिया? समझ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है? पर केजी, पर लीटर, ये सब जहां कहीं लिखा है ना, सब इंटेंस। पढ़े? थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सम टर्म में ही आए। देखो इसमें भी लिखना नहीं है हमको, आपको समझना है टेम्परेचर और हीट एनर्जी में अंतर क्या है। तो टेम्परेचर द फिजिकल क्वांटिटी which measure degree of hotness और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या है? तो एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे कि हम लोग मेजर करते हैं कि कोई बॉडी का कितना गर्म है या ठंडा है। हीट एनर्जी क्या होता है?
इट इज ए फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है। सिंस दे फ्लो फ्रॉम hotter body to colder body। तो हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जो फ्लो करता है, और जो कुछ फ्लो करता है उसको आप फ्लूइड कहते हैं। तो हीट एनर्जी फ्लूइड जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगा। और हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का मेजरमेंट आप कैसे करेंगे? तो टेम्परेचर से करेंगे। दैट इज द डायरेक्ट मेजरमेंट। टेम्परेचर फ्लो नहीं करता है ना, टेम्परेचर अपने आप बॉडी का ही बढ़ता है, फ्लो तो नहीं करता। हीट एनर्जी एनर्जी का फॉर्म में जो फ्लो करता है। नहीं, जैसे शिमला में बर्फबारी हो जाए आज, फिर कल सुबह में वैसे ही हो जाएगा जो 2 दिन पहले था। हीट एनर्जी फ्लो कर जाता है। नहीं, हवा के साथ हीट एनर्जी फ्लो कर गया तो कोल्डनेस फ्लो कर गया। जब बहुत हीटेड रहता है तो हॉटनेस फ्लो कर जाता है। तो हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और फिर जो दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ जाता है तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लिख दिया। जब एक बॉडी 40 डिग्री पे है, एक बॉडी 30 डिग्री पे है, बॉडी ए बॉडी बी 40 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, कहने का मतलब ये ज्यादा हॉट होगा, ये इससे कोल्ड होगा। तो हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। 40 से 30 हीट एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो ये कब तक संभव है? तो बोलेंगे ये तब तक संभव है, ये तब तक संभव है कि जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर न हो जाए। दोनों 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया तो जितना हीट एनर्जी इससे इसमें जाएगा ना, उतना ही हीट एनर्जी उसमें से इसमें आएगा। इन्हीं की हीट एनर्जी फ्लो करना बंद कर देगा। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो बट टेम्परेचर डज नॉट चेंज। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट एनर्जी तो फ्लो करता रहेगा, जितना एनर्जी इसमें से इसमें जाएगा उतना ही उसमें से इसमें आएगा, टेम्परेचर तो ना बढ़ेगा। तो इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नो नेट हीट एनर्जी फ्लो लिखें। नो हीट एनर्जी फ्लो लिख दोगे गलत होगा।
no net heat energy flow. Then both the body called in thermal equilibrium. जीरोथ लॉ क्या कहता है मालूम? जीरोथ लॉ क्या कहता है मालूम? देखो क्या मालूम करना है। बॉडी ए बॉडी बी दोनों 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब एक तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का बॉडी सी उसके कांटेक्ट में रख देते हैं, तो कहता है कि दोनों के बीच में जो थर्मल इक्विलिब्रियम था वो खत्म हो जाएगा। फिर नेट एनर्जी फ्लो करने लगेगा बॉडी ए में बॉडी बी में। कहां से? बॉडी सी से। यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, और यहां से होते यहां भी जा सकता है, वहां से होते यहां भी आ सकता है। मतलब कि पूरा इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब। until all the three body again came in equilibrium, A, B, C. तीनों 40-40 प्लस। यही ये जीरोथ लॉ। जीरो लॉ इसको जानते हो क्यों पढ़ा? क्योंकि फर्स्ट लॉ के बाद डिस्कवर हुआ। फर्स्ट लॉ के बाद डिस्कवर हुआ और सेकंड लॉ जैसा कुछ रहा नहीं। फर्स्ट लॉ क्या है थर्मोडायनामिक्स का? क्या है फर्स्ट लॉ? हाँ, कृष्ण भगवान का जो 5000 साल पहले नियम था कि क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, एक्चुअली में यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली, है ना? इसी का तो मतलब है क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, है ना? तो एनर्जी को आप बदल ही नहीं सकते, वो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। इसी पर बातें होती है तो कहते हैं ना कि ये आत्मा है, ये तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला ही जाता है ना? ये कहीं मरता थोड़े है ना? तो ये सब बातें सब इसी बात से तो आ जाती। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराने का नियम है। तो अब उससे ऊपर कोई बात करता तब ना सेकंड लॉ, ये बात उसके नीचे वाले का है। ये बात तो सबको समझ में आता है कि हाँ भाई तू वो गर्म बॉडी के सामने तीसरा एक और गर्म बॉडी रख देंगे, तो जो सबसे ज्यादा गर्म बॉडी था उससे वो दोनों बॉडी में टेम्परेचर मतलब हीट एनर्जी फ्लो करने लगेगा तब तक जब तक अब तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, है ना? यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics. When two body A and B is in thermal equilibrium and a third body C placed in contact with them, then heat flow from body C to A and B until A, B, C, all the three again came in thermal equilibrium. ये जीरोथ लॉ समझ गया ना? लिखने की जरूरत भी तो ना है। अब ये पी सी तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब एक और प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सम टर्म्स है, इसके बाद इंटरनल एनर्जी पढ़ाना शुरू कर देंगे। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रकरण भी होता है, प्रोसेस भी लिखते हैं। देखो इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कहने का कितना सा मतलब है थोड़ा जानोगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कहने का मतलब है कितना सा बात है वो जानोगे। यदि कोई प्रोसेस
स्मॉल स्मॉल स्टेप कर थोड़े 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 इनफाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल में थोड़े थोड़े बदलाव हो करके हो रहा है। प्रोसेस रिवर्सिबल है। अचानक से कोई प्रोसेस एक साथ हो जाए वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। ये तुम्हारे सोचने के लिए बताया। जैसे गाड़ी के पिस्टन सिलेंडर दिखाए थे, टू एंड फ्रो मोशन करता है, इतना इतना जगह रहता है पिस्टन को धक 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 करने के लिए, है ना। और उसको तुम्हारे उम्र वाला पुत्रु सबको देखो, एक बार सेट पर घूम कर देगा एकदम से। कहीं पिस्टन में छोड़ दिया अपन जगह ना, तो एक के बार कूद तो जाओगे लेकिन फिर कभी कूद ना पाओगे। क्या हो जाएगा, सिलेंडर से पिस्टन उखड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, नहीं। वो अचानक से फिर अब फिर से अपने मेन पोजीशन पे आ ही नहीं पाएगा। प्रकटन तो हुआ, सब चल ही रहा था, तुम उड़ गया, लेकिन अब ये फिर से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा प्रोसेस इरिवर्सिबल। और जो लगातार थोड़ा थोड़ा सा चेंज लेकिन बराबर चेंज हो रहा है, तो जितना गाड़ी का इंजन चल रहा है सब रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है ना। सब रिवर्सिबल, जितने भी काम लंबे समय तक चल रहे सब रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अचानक के लार्ज चेंजेज आता है, तो लार्ज चेंजेज हो रहे हैं, प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। तो हम इसको ऐसे किताब में इनफाइनेशनली स्मॉल स्मॉल चेंजेज लिखता है, आपको समझाने के लिए वही एग्जांपल दिए। पिस्टन परफेक्ट सिस्टम मेरा वही है जिसके लिए इतना हीट एंड थर्मोडायनामिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना होता है। वही है, वो सिस्टम बनाया है सब मिल के। आज तक तुम लोग देखो, यदि वो कंप्यूटर रिलेटेड ना है तो एगो सिलेंडर एगो पिस्टन और उसमें जोड़ दिया है क्रैंक शाफ्ट। अब इसी के लिए इंजीनियर चाहिए होगा, यही मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद गाड़ी का डिजाइन कैसा होगा तो फिर वो ग्राफिक डिजाइनर करेगा, है ना। फिर मसल्स कैसा होगा गाड़ी का, कितना मस्कुलर आप बना सकते हो, ये सब फिर सिविल विविल तक में पहुंच जाएगा सब बात। मतलब कहीं वो काम करने के लिए 15-16 वो टीम हो जाता है कि हम ये देख रहे हैं, कोई व्हील देख रहा है, कोई व्हील का अलाइनमेंट देख रहा है, कोई व्हील में स्पोक लगाना है कि एकदम से ट्यूबलेस बनाना, वो सब अलग अलग। लेकिन एक काम क्या है, सिलेंडर पिस्टन क्रैंकशाफ्ट। यदि थोड़े थोड़े चेंजेज होकर के प्रोसेस होता है तो रिवर्सिबल, और यदि अचानक से कोई बदलाव होकर प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल, है ना। थोड़ा थोड़ा चोरी करके 10-10 रुपया 5-5 रुपया चोरी किए कि पापा मम्मी को पता नहीं चला, तब तक तो ठीक। एक के दिन सोचे कि ना आज 10,000 निकाल ही लेते तो उसी दिन 2-4 लाठी पड़ भी जाएगा शाम होते होते, ठीक है। वो इरिवर्सिबल चेंजेज हो गया, इरिपेरेबल चेंजेज हो गया। तो बस वही है यहाँ भी, कहते हैं कि बर्कडन रिवर्सिबल वाला ज्यादा होता है कि इरिवर्सिबल ज्यादा होता है। तो अचानक से यदि एक काम देखेंगे तो इरिवर्सिबल बर्कडन में भी ग्रेटर, लेकिन रिवर्सिबल बर्कडन ऑलवेज ग्रेटर, क्योंकि वो जुड़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही बदलाव होगा, लेकिन बार बार का बदलाव क्या होगा, उसमें एडअप होगा, एड ऑन होगा। तो रिवर्सिबल बर्कडन ज्यादा होता है इरिवर्सिबल बर्कडन से टोटल, ठीक है। और केमिस्ट्री में रिवर्सिबल का मतलब एक और जानते हैं आप, कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बन जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बन जाए। हम लोग तो ये जी कहते हैं, और रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट रिएक्टेंट ना बन सके, प्रोसेस को इरिवर्सिबल कहते हैं। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स से सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सब बातें भी कर रहे हैं। सिंपल, विच अकर्स थ्रू very very a small changes,
ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना, तब चेंज कम हुआ है तब, और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड से फिर मीथेन बना देंगे क्या? नहीं। प्रोसेस विच अकर्स थ्रू वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी को इनफाइनिटेसिमली टाइम t बराबर 0 सेकेंड ऐसे करके भी लिखता है, इनफाइनिटेबली स्मॉल। और इसको लिख देंगे प्रोसेस विच अकर्स थ्रू लार्ज चेंजेस। अंतर कितना होता है बचवा कि बर्कडन रिवर्सिएबल लिखना रहता है तो P इंटू डेल भी लिखते है ना, और उस भी में लिमिट टूमिट लगा के इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। यहाँ इरिवर्सिबल बर्कडन रहता है तो P इंटू सीधा डेल्टा भी लिखते हैं, यहाँ पर सीधा घटा देते हैं V2 माइनस, है ना। और यहाँ सॉल्व करते समय देखिएगा आगे सॉल्यूशन करेंगे हम, टाइम t बराबर 0 से लेके टाइम t बराबर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, यानी t1 से लेके t2 सेकेंड, ऐसे करके इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकलता है जिसका वैल्यू आता है -2.303 nRT log V2 बाई V1। तो रिवर्सिबल वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी में जाएंगे